हॉस्टल का ठीक से जायज़ा लेने के बाद मैं जैसे ही अपने कमरे में सोने के लिए जाने वाली थी, तभी मुझे सामने मेन गेट पर कुछ हलचल सी दिखाई दी, जिससे मुझे शक हुआ। मैं तुरंत ही चुपके से नीचे उतर कर गई तो मैंने दीवार से कूदकर एक लड़की को जाते हुए देखा तो मैं दंग रह गई। मैंने तुरंत ही मेन गेट से निकलकर उस लड़की का पीछा करना शुरू किया। काफ़ी दूर चलने के बाद वह लड़की एक बड़े से होटल के अंदर चली गई। मैं ये देखकर दंग रह गई थी कि आखिर ये लड़की इतनी रात को इस होटल में करने क्या आई है। मुझे किसी गलत तरह की हरकत का अंदाज़ा हो रहा था, इसीलिए मैं तुरंत ही उसके पीछे होटल में गई। वह लिफ्ट से होते हुए होटल के सेकंड फ्लोर पर पहुंची और फिर एक कमरे के अंदर चली गई। मैं जैसे ही कमरे के पास पहुंची तो अंदर से उस लड़की के साथ साथ एक आदमी के भी बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। वह जल्दबाजी में दरवाज़ा बंद करना भूल गई, जिस वजह से मैंने जब दरवाजे को धीरे से धक्का देकर हल्का सा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। सामने बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ था और वो उस वक्त जिस अवस्था में था उसे देख मैं शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। मैंने कभी किसी आदमी को ऐसे नहीं देखा था, क्योंकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी, पर उस लड़की को तो कोई शर्म ही नहीं आ रही थी। ये देखकर मैं समझ गई कि वह लड़की वहाँ क्या करने आई है। इससे पहले कि मैं थोड़ा संभलती, वह लड़की तो इतनी बेसब्र थी कि उन्होंने तो मेरे सामने ही, ऐसा नज़ारा तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं कभी ऐसा कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ भी देखूंगी। मेरा नाम सीमा है। मेरी पढ़ाई जब कंप्लीट हुई तो मैंने शिक्षिका के पद के लिए जो भी नौकरियां निकल रही थीं उन पर अप्लाई करना शुरू कर दिया और बहुत जल्द ही मुझे एक अच्छे शहर में इंग्लिश टीचर के पद पर नौकरी मिल गई। सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर हॉस्टल भी था। बच्चों के रहने के साथ साथ वहाँ टीचर्स के रहने की भी व्यवस्था थी, जिस वजह से हर रोज़ स्कूल जाने का झंझट ही खत्म था। वह स्कूल गर्ल्स कॉलेज था। मेरे घर में मेरी इस नौकरी से सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि ज़्यादातर तो लड़कियों की नौकरी को हमारे माँ बाप इस फ़ायदे के हिसाब से सोच रहे होते हैं कि अब उन्हें अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। इसी सोच के हिसाब से मेरे माँ बाप खुश हो रहे थे, लेकिन मेरे लिए खुशी की वजह ये थी कि अब मैं अपने पैरों पर खड़ी थी। जीवन में कभी भी कोई भी मुसीबत आए, लेकिन मैं हर मुसीबत का सामना करने के लिए नौकरी के होने की वजह से खुद को बहुत मजबूत महसूस कर रही थी। जल्दी ही मेरी ज्वाइनिंग होनी थी, इसलिए मैंने फटाफट से अपनी सारी तैयारियां की और अपने घर से अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर अपनी मंजिल की तरफ निकल गई। स्कूल पहुंचकर ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद मैंने अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लिया। शुरू में तो वहाँ का सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं एक नई ऊर्जा और उमंग से भरी हुई थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये काम मेरे लिए बहुत आसान होगा, लेकिन हकीकत तो ये थी कि ये काम बहुत कठिन था, क्योंकि मुझे ना सिर्फ वहाँ पर लड़कियों को पढ़ाना था, बल्कि उनको संभालने की जिम्मेदारी भी हम सभी टीचर्स को दी गई थी। और बच्चों को संभाल पाना बहुत ही कठिन काम होता है, क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी समस्याएं होती हैं और हर बच्चा आपकी बात को समझ भी नहीं रहा होता, क्योंकि वह लड़कियां कोई छोटी क्लास की नहीं थीं। वह एक इंटर कॉलेज था और वहां पर मुझे 9 से 12th तक की लड़कियों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। वह अक्सर आपस में एक दूसरे की शिकायतें करती रहा करती थीं। कभी कोई किसी पर इल्ज़ाम लगाता तो कभी कोई किसी से झगड़ा करने लगता। इसके साथ साथ और भी 1000 तरह की जिम्मेदारियां थीं जो अब मेरे सर पर आ गई थीं। एक दिन जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी, तभी मैंने ध्यान दिया कि लास्ट बेंच पर बैठी हुई एक लड़की किताब में पढ़ने की जगह पर नीचे की तरफ देखकर कुछ पढ़ रही थी और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। ये देखकर मुझे उस पर शक हुआ और मैं तुरंत ही बिना किसी को कुछ भी जताए हुए कि मुझे किसी पर शक हुआ है, क्लास में धीरे से टहलते हुए उस लड़की के पास पहुंच गई। वह अपने ख्यालों में इस कदर डूबी हुई थी कि मैं कब उसके पास पहुंची उसे बिल्कुल पता ही नहीं चला। और जैसे ही मैंने उसकी सीट के नीचे झांक कर देखा तो मैं दंग रह गई, क्योंकि वह लड़की एक कागज़ का टुकड़ा हाथ में पकड़े हुए थी और उसे बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। मैंने तुरंत ही एक झटके में उससे वह टुकड़ा छीन लिया और जब मैंने उस पर नज़र डाली तो वह एक लेटर था
ये देखते हुए कि मैंने उस लड़की को एक लेटर पढ़ते हुए देखा है। क्लास की सारी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगीं, जिससे मैं ये समझ गई कि ये सब इसी तरह की हरकतें करती रहती हैं। वह लड़की मेरे आगे रोने गिड़गिड़ाने लगी और माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी कि मैडम, आप इस बारे में प्रिंसिपल मैडम को कुछ भी मत बताइएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक गर्ल्स कॉलेज में आखिर एक लड़के का लेटर आया कैसे? क्योंकि लड़कियां तो हॉस्टल में ही रहती थीं, उन्हें कहीं भी बिना टीचर्स के बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं थी। फिर ये सब हुआ कैसे? ये एक बहुत बड़ा मामला था, इसलिए मैंने इस बारे में प्रिंसिपल मैडम को बताने में ही भलाई समझी। मैं तुरंत ही उस लड़की को अपने साथ लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में गई। वह लड़की रास्ते भर मुझसे माफ़ी मांगती रही और बार बार इस बात की रिक्वेस्ट करती रही कि मैं प्रिंसिपल ऑफिस में उसे लेकर ना जाऊं, और वह तरह तरह की कस्में खाती रही कि अब आज के बाद वह कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी। मैं वहां पहुंचकर प्रिंसिपल मैडम को सबसे पहले तो पूरे मामले के बारे में बताया। ये बात सुनकर मैडम बहुत बुरी तरह से गुस्सा होने लगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। मैडम ने उस लड़की से पूछा कि आखिर तुम्हें ये लेटर मिला कैसे? तो वह कहने लगी कि वह लेटर एक पत्थर में लपेटकर उसके लिए कैंपस के अंदर फेंका गया था। वह कैंपस से बाहर नहीं गई थी। प्रिंसिपल मैडम ने जैसे ही उस पर ज़्यादा गुस्सा दिखाना शुरू किया, मैंने उन्हें एक हल्का सा इशारा किया, जिससे वह खामोश हो गईं। वह लड़की प्रिंसिपल मैडम की बात सुनकर बुरी तरह से रोने लगी थी। मैंने फिर उसे वहीं अपने सामने बिठाया और उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे बहुत प्यार से समझाया। मैंने कहा, बेटा, तुम्हें यहाँ तुम्हारे माँ बाप ने तुम पर भरोसा करते हुए इतनी दूर अकेले पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो क्या तुम अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे रही हो? सच बताओ, क्या अपने माँ बाप का विश्वास तोड़कर तुम्हारी आत्मा खुश रह पाएगी? तुम्हारे माँ बाप तुमसे न जाने कितनी ही उम्मीदें लगाए हुए बैठे होंगे कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाएगी, ताकि वह समाज में सर ऊंचा करके चल सकें और सबको बता सकें कि उन्हें नाज है कि उनकी बेटी ने अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाया है। ये तो तुम्हें भी पता है कि आज भी हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ाने लिखाने से लोग बहुत कतराते हैं, क्योंकि उनका मानना यही है कि क्यों लड़कियों को पढ़ाने लिखाने पर पैसा खर्च करना, इससे अच्छा तो यही है कि उनकी सीधे शादी कर दी जाए। लेकिन तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप सबसे अलग हैं और किसी की भी बातों को ना सुनते हुए तुम पर भरोसा करके वह तुम्हें यहाँ पर पढ़ने भेज रहे हैं। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इस वक्त जो उम्र है उसमें इस तरह की चीज़ें हद से ज़्यादा हावी होती हैं। इन सब चीज़ों में ज़्यादा मन लग रहा होता है, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ सालों बाद जब ये सब पुराना हो जाएगा तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तुम्हें समाज में इज्जत, रुतबा इन सब चीज़ों से नहीं, बल्कि पढ़ाई लिखाई और मेहनत से ही मिल सकता है। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम किसे चुनना पसंद करोगी, इन सब चीज़ों को या फिर अपनी पढ़ाई लिखाई को। मेरी बात सुनकर वह लड़की मेरे गले लगकर रोने लगी। मैंने भी उसे सांत्वना दी। वह मुझसे माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी, मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरा यकीन करिए, मैं आज के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी और अपनी पढ़ाई पूरी लगन और मेहनत से करूँगी। इसके बाद उसने प्रिंसिपल मैडम को भी सॉरी कहा। प्रिंसिपल मैडम ने भी उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, अगर मैं तुम्हें डांट रही थी तो वह तुम्हारे भले के लिए ही डांट रही थी। देखो, हमारे बड़े कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, बल्कि उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जिस वजह से उन्हें पता होता है कि क्या चीज़ अभी आपके लिए सही है और क्या चीज़ अभी आपके लिए नहीं सही है। और इसीलिए कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा सख्ती भी बरतनी पड़ती है, जिस वजह से बच्चों को ये लगता है कि ये लोग बहुत बुरे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसके बाद वह लड़की प्रिंसिपल मैडम को थैंक यू बोलकर और ये वादा करके कि अब से वह सिर्फ अपनी पढ़ने पर ही ध्यान देगी, वहाँ से चली गई। इसके बाद प्रिंसिपल मैडम ने मुझसे कहा, सीमा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं थोड़ा सा हैरत में पड़ गई कि आखिर मैडम को मुझसे क्या बात करनी है। वह मुझसे कहने लगी, देखो सीमा, ये एक गर्ल्स कॉलेज है और यहाँ पर लड़कियाँ रहती भी हैं। एक तो दूसरों के बच्चों की जिम्मेदारी उठाना एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। दूसरा, खास तौर पर जब वह बच्चे लड़कियाँ हों, तब तो ये जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि अगर लड़कियों के साथ कोई भी जरा सी ऊंच नीच हो जाए तो बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है।
क्योंकि हमारे परिवारों में लड़की यानी कि हमारे घर की इज्जत। यहाँ पर भी मैं बहुत समय से इस तरह की शिकायतों से परेशान हूँ कि लड़कियाँ कई बार गलत संगत में पड़ जा रही हैं और गलत रास्ते पर चल पड़ती हैं, जबकि हम सभी टीचर्स ने उनके साथ बहुत सख्त रवैया अपनाया हुआ है ताकि उन्हें इस बात का डर हो कि अगर उन्होंने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो इसका उन्हें बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और आज तुम उस बच्ची को जिस तरह से समझा रही थी उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें सख्त रवैये की नहीं बल्कि प्यार और अपनेपन की ज़रूरत है। और तुमने जिस तरह से उसे लड़की को प्यार से ये सब कुछ समझाया और उसके बाद उसने तुरंत ही तुम्हारी बात भी मान ली, उससे मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम लड़कियों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हो, उन्हें इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकाल सकती हो और सही रास्ता दिखा सकती हो। इसीलिए मैं आज से तुम्हें ये जिम्मेदारी देती हूँ कि तुम उन्हें पढ़ाने के साथ साथ उनका ध्यान भी रखना और इस बात की खबर रखना कि कहीं कोई लड़की गलत रास्ते पर ना चल पड़े। मैंने प्रिंसिपल मैडम से कहा कि आप इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा मैडम, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। अगर आप मुझे ये बात नहीं भी कहती तो भी मैं इस ओर ध्यान ज़रूर देती। इसके बाद से मेरा ये रूटीन हो गया था कि मैं ना सिर्फ लड़कियों को पढ़ाया करती थी बल्कि रात को मैं एक बार हॉस्टल का चक्कर ज़रूर लगाती थी और देखती थी कि सब कुछ ठीक ठाक तो है। फिर जब न्यू सेशन स्टार्ट हुआ तो मेरे स्कूल में एक नई बच्ची का एडमिशन हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बच्ची का एडमिशन हुआ था, बच्चे तो बहुत आ रहे थे, लेकिन उस एक बच्ची की खास तौर पर मैं यहाँ बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वह मुझे बाकी सारे बच्चों से सबसे अलग लग रही थी। वह जब एडमिशन के लिए आई थी तो उस वक्त मैं मैडम के ऑफिस में ही थी। उसका वह मुरझाया हुआ उदास चेहरा मेरे मन में बार बार हजार तरह के सवाल उठा रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है जो ये बच्ची इतनी ज़्यादा उदास है। वहाँ पर सिर्फ उसके पिता ही सारे सवालों के जवाब दे रहे थे और वह तभी बोलती थी जब उससे कुछ पूछा जाता था। अपना जवाब देने के बाद वह वापस से नीचे फर्श घूरने लगती थी और बिल्कुल एक बेजान मुर्दे की तरह एक ही जैसी अवस्था में बैठ जाती थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद उसे या तो पढ़ाई लिखाई में कोई खास रुचि नहीं है या फिर वह यहाँ पर पढ़ना ही नहीं चाहती है, या हो सकता है कि वह अपने माँ बाप से अलग इस हॉस्टल में रहना नहीं चाहती हो। वजह इनमें से चाहे कुछ भी हो सकती थी, लेकिन वह इतनी ज़्यादा उदास थी कि उसके दुख को देखकर मुझे भी अंदर से बुरा लगने लगा था। खैर, उसका एडमिशन कराने के बाद उसके पिता वहाँ से चले गए और फिर मैं जब भी क्लास में पढ़ाने के लिए जाती तो मेरी एक नज़र उस लड़की पर ज़रूर पड़ती। मैं हमेशा उसे उदासी में डूबा हुआ ही देखती। वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। बाकी की लड़कियां लंच में तरह तरह के खेल खेलती और आपस में कई तरह की बातें करती, हंसी मजाक करती, लेकिन वह लड़की सबसे लास्ट वाली बेंच पर खिड़की के पास सबसे किनारे दीवार से सटकर बैठी रहती और ना जाने खिड़की के बाहर क्या देखती रहती। इसी तरह से कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन जब मैं क्लास में गई तो मुझे वह लड़की कहीं नज़र नहीं आई। जिज्ञासा बस जब पीरियड ख़त्म हुआ तो मैं क्लास के बच्चों से उसके बारे में पूछा तो वह उसकी तरह तरह की बुराइयां करने लगी कि वह तो बड़ी घमंडी है, उसे तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है। हमने तो कई बार उसे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वह ना जाने अपने आप को क्या समझती है कि किसी से बात ही नहीं करती। क्लास की लड़कियां उससे बहुत ज़्यादा खफा थीं और अब उससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। मैंने फिर उनको समझाया कि किसी के लिए ऐसे नहीं कहते, पर मेरी किसी भी बात का उन पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वह उस लड़की से हद से ज़्यादा नाराज़ थी। फिर जब मेरा फ्री पीरियड मुझे मिला तो उस लड़की के रूम नंबर के बारे में पता करने के लिए मैं ऑफिस में गई। उस लड़की का नाम साक्षी था और वहाँ से जानकारी लेकर मैं सीधा उसके रूम में पहुँची। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी हालत देखकर मैं समझ गई कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसके सर पर हाथ रखा तो उसे बहुत तेज़ बुखार था। मैंने उसकी डांट लगाई कि तुमने हम में से किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो वह कहने लगी, मैडम मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा, तुम्हें इतनी तेज़ बुखार है और तुम ऐसे कैसे ठीक हो जाओगी बिना दवा के। वह कहने लगी, सालों से मैं हमेशा ऐसे ही ठीक हो जाती हूँ बिना दवा के। मुझे उसकी ये बात थोड़ी सी अजीब लगी।
मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तो उसने एक बार फिर से खामोशी का दामन थाम लिया। मैं समझ गई कि इस लड़की के इतने ज़्यादा खामोश रहने के पीछे ज़रूर कोई गहरी बात है। खैर, उस दिन मैं उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाकर चेकअप करवाया और कुछ दवा वगैरह दिलाई। 2-3 दिन में उसका बुखार ठीक हो गया था। इन 2-3 दिनों में मैंने उसका अच्छे से ध्यान रखा, जिससे अब वह मुझसे थोड़ा सा खुलकर बात करने लगी थी और उसकी आंखों में मेरे लिए एक अलग विश्वास और प्रेम दिखने लगा था। समय बीता और फाइनल एग्ज़ाम हो गए। इसके बाद गर्मी की छुट्टियां जैसे ही शुरू हुईं, सभी लड़कियों ने अपने अपने घरों पर जाने की तैयारी करना शुरू कर दी थी। 2-3 दिन में ही लगभग पूरा हॉस्टल खाली हो चुका था। इधर मैं भी अपने घर जाने की तैयारी करने लगी थी। तभी मुझे पता चला कि वह लड़की जिसका नाम साक्षी था, वह अपने रूम में ही थी। ये देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं उसके पास गई और मैंने उससे कहा कि तुम अपने घर पर जाने की तैयारी क्यों नहीं कर रही हो। इस पर वह कहने लगी कि मैडम, मैं घर जाकर क्या करूँगी? 1 महीने की छुट्टी के बाद आखिर मुझे वापस तो यहीं आना है। मैंने उससे कहा, ये तो तुम बड़ी ही अजीब बात कर रही हो। इस छुट्टी का इंतज़ार तो सभी बच्चे कर रहे थे, क्योंकि सभी को अपने माँ बाप से मिलना था। क्या तुम्हें अपने घर वालों से मिलने की कोई खुशी नहीं है? तुम्हारी माँ कितनी बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी और तुम हो कि उनसे मिलना ही नहीं चाहती। मेरा इतना कहना था कि तभी उस लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे ऐसे लगा कि मैंने ना जाने क्या गलत कह दिया। मैंने उसे तुरंत ही अपने पास बिठाया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा कि साक्षी, आखिर क्या बात है? ऐसा कौन सा दर्द है जो तुम अपने सीने में हर वक्त दबाए घूमती रहती हो, जिसकी वजह से तुम अपनी ज़िंदगी खुलकर नहीं जीती हो? पहले तो वह मुझे कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी, लेकिन फिर जब मैंने उससे बार बार पूछा तो उसने मुझे जो कुछ भी बताया उसे सुनकर तो मैं दंग ही रह गई थी। साक्षी ने कहा कि उसकी माँ का देहांत तो जब वह 4 साल की थी तभी हो गया था। इसके 1 साल के बाद उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली और फिर जब सौतेली माँ का अपना बच्चा हो गया तो उसके बाद से सौतेली माँ ने उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह उससे सारा दिन घर का काम करवाती रहती और अपने बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी भी सौतेली माँ ने साक्षी को ही दे रखी थी। जब भी उसके पिता काम से वापस लौटते तो वह साक्षी की तरह तरह की शिकायतें उसके पापा से करती रहती, जिस वजह से कई बार तो ऐसा हुआ कि उसके पापा ने गुस्से में आकर उस पर हाथ भी उठाया। उसे लगने लगा कि उसके पापा तो सगे थे, लेकिन सौतेली माँ के आने के बाद पापा तो सौतेली माँ से भी ज़्यादा सौतेले हो गए थे। धीरे धीरे समय बीता और फिर शायद पापा को ये बात समझ आने लगी कि जितनी गलती सौतेली माँ मेरी गिना रही थी, उतनी गलतियाँ मैं कर नहीं रही हूँ। इधर सौतेली माँ ने मेरा घर पर रहना मुश्किल कर दिया था। वह आए दिन मुझे लेकर पापा के सामने कलह करती रहती थी। उनका कहना था कि वह मेरी शादी जल्द से जल्द कर देंगी। इस बात से शायद पापा की थोड़ी आंखें खुली, लेकिन वह घर पर होने वाली आए दिन की कलह से भी तंग आ चुके थे और फिर उन्होंने इसका रास्ता यही निकाला कि वह मुझे हॉस्टल में पढ़ाने के लिए भेज देंगे। इस बात पर भी मेरी सौतेली माँ ने घर में खूब हंगामा किया, लेकिन कम से कम मेरे पापा के अंदर मेरे लिए इतना प्रेम तो बाकी था कि उन्होंने मेरी शादी नहीं की और सौतेली माँ के लाख मना करने के बावजूद भी मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन मुझसे तो मेरे माँ बाप दोनों ही छिन गए। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि भगवान ने आखिर मुझे किस बात की इतनी बड़ी सज़ा दी है। साक्षी रोते हुए कहने लगी कि मैं बाकी की लड़कियों को देखती हूँ तो मुझे कभी कभी उनसे बहुत जलन होती है। वह फ़ोन पर अपनी माँ से बात करती हैं, उनकी माएँ उन्हें डांटती हैं, पुचकारती हैं, उनके पिता उनके लिए न जाने कितनी तरह की चीज़ें लेकर आते हैं, पर मेरे जीवन में तो मेरे लिए ऐसा कोई भी करने वाला नहीं है। मैं अपने पिता के लिए सिवाय एक बोझ के और कुछ भी नहीं। इस सब की वजह से मेरा पढ़ने में अब बिल्कुल मन भी नहीं लगता है। आप पूछ रही थी ना कि मैं घर क्यों नहीं जा रही हूँ। आप ही बताइए, आखिर मुझ जैसी लड़की को अपने घर जाकर क्या करेगी, जिस घर से उसे पहले ही निकाला जा चुका हो, जिस घर में कोई नहीं चाहता कि मैं वापस लौट कर आऊँ, जिस घर में मेरे जाने की वजह से सिवाय कलह के और कुछ भी नहीं होगा, जिस घर में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे आने का इंतज़ार कर रहा हो। साक्षी की सारी बातें सुनकर मेरा दिल दर्द से बुरी तरह से भर गया था।
मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। वह मुझसे लिपट कर और भी बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद मैंने यही फैसला लिया कि इस बार मैं भी अपने घर नहीं जाऊंगी और फिर मैं साक्षी के साथ ही वहीं हॉस्टल में रुक गई। उस पूरे 1 महीने की छुट्टी में मैं और साक्षी ने उस शहर की लगभग हर वो जगह घूमी जहां हमें सुकून मिल सकता था, जहां हम कुछ नया देख सकते थे। 1 महीने की छुट्टियां कब खत्म हो गईं हमें पता ही नहीं चला। अब इस साल साक्षी का 12th था। मैंने उसके साथ साथ सभी बच्चों को समझाया कि अब ये समय आपके कड़ी से कड़ी मेहनत करने का है। आप सभी को अच्छे मार्क्स लाने हैं ताकि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, क्योंकि अब स्कूल फिर से अपनी गति से दौड़ रहा था। इसलिए अब मेरे पास इतना समय नहीं होता था कि मैं साक्षी से जाकर कुछ बात कर सकूं, क्योंकि स्कूल के काम की वजह से मुझ पर बहुत लोड पड़ गया था। एक दिन जब मैं अपना पीरियड लेकर स्टाफ रूम में जा रही थी तो मैंने देखा कि साक्षी से एक औरत मिलने के लिए आई थी। वह औरत उससे कुछ कह रही थी। उसकी बातें सुनकर साक्षी के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी दिख रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वह औरत आखिर उससे क्या कह रही है। मुझे ढेर सारी कॉपियाँ चेक करनी थी, इसीलिए मैं फिर वहाँ से तुरंत ही निकल गई। धीरे धीरे दिन इसी तरह से बीतने लगे। एक रात जब मैं राउंड पर थी और सभी चीज़ें अच्छी तरह से चेक करने के बाद मैं जैसे ही अपने कमरे में जाने वाली थी, मैंने 2nd फ्लोर से नीचे की तरफ एक साया देखा, जिसे देखकर पहले तो मैं डर गई कि इतनी रात को आखिर ये कौन है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन इंसान है और ये करना क्या चाहता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वह जो भी कोई था, स्कूल के कैंपस की दीवार को क्रॉस करके वह कहीं बाहर निकल गया। मुझे लगा कि कहीं ये कोई हॉस्टल की लड़की तो नहीं है जो किसी गलत तरह की हरकत करने जा रही हो। ये सोचते हुए ही मुझे उस वक्त कुछ नहीं सूझा और आनन फानन में मैंने तुरंत ही एक शॉल लपेटी और भागती हुई मैं गेट से बाहर की तरफ निकल गई। वहाँ मैंने देखा तो गार्ड गहरी नींद में सो रहा था। मैं कब गेट से बाहर निकली उसे कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन इस वक्त उसे उसकी ड्यूटी याद दिलाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि वह लड़की कौन है और कहाँ जा रही है। इसके बारे में मैं पता करूं। लेकिन जब तक मैं बाहर निकल कर गई वह लड़की बाहर से कहीं गायब हो चुकी थी। इसीलिए फिर इतनी रात को अकेले यहाँ वहाँ उसे ढूंढना मुझे कुछ सही नहीं लगा, क्योंकि मुझे अपनी सुरक्षा की भी चिंता थी। इसीलिए मैं वापस लौट आई। मैंने सोचा कि मैं इसकी जानकारी प्रिंसिपल मैडम को दूं, लेकिन सच ये था कि मुझे अभी भी पक्का नहीं पता था कि वो कोई लड़की थी या कोई चोर, और अगर कुछ सही साबित ना होता तो बेचारे गरीब गार्ड की नौकरी पर बनाती। इसीलिए मैं खामोश रही। एक दिन जब मैं 12th क्लास में पहुंची तो वहाँ बहुत ज़ोर का हंगामा मचा हुआ था। मैंने सारी लड़कियों को शांत कराकर एक जगह पर बिठाया और उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है। तो उनमें से एक लड़की, जो कि बहुत अमीर परिवार से बिलोंग करती थी और जिसे इस बात का घमंड भी था, वह तुरंत ही तपाक से कहने लगी, मैम, मेरे 2000 रुपये बैग से चोरी हो गए हैं। और मैंने जब सभी लड़कियों के बैग चेक किए तो किसी के बैग में भी मुझे पैसे नहीं मिले, लेकिन साक्षी अपना बैग चेक करवाने को तैयार ही नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मैंने साक्षी से कहा, साक्षी बेटा, अगर सभी लड़कियों ने अपने बैग चेक करवा लिए हैं तो आप भी अपना बैग चेक करवा लो। इससे अनन्या का शक दूर हो जाएगा। मुझे पता है कि आपने ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगर आप अपना बैग चेक नहीं करवाओगी तो फिर हर कोई आपको ही शक की नज़र से देखेगा। मुझे लगा था कि मेरी बात साक्षी हरगिज़ नहीं काटेगी, लेकिन ये देखकर मैं तब हैरान रह गई जब साक्षी ने साफ इनकार कर दिया कि वह अपना बैग किसी को भी चेक नहीं करने देगी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं थी। इस पर सभी लड़कियां कहने लगी कि इसका मतलब तो साफ है कि साक्षी ने ही पैसे चोरी किए हैं। इस पर साक्षी बुरी तरह से फट पड़ी, कहने लगी कि मुझे पता है कि इस अनन्या के कोई पैसे चोरी नहीं हुए हैं। इसे सिर्फ इस बात की जिद है कि इसे मेरा बैग चेक करना है और कुछ नहीं, और इसीलिए ये झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। साक्षी की इस बात पर अनन्या थोड़ा सा सकपका गई और फिर खुद को संभालते हुए कहने लगी कि झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। मुझे पता है कि मेरे पैसे तुमने ही चुराए हैं। अनन्या के चेहरे की उड़ी हवाइयों को देखकर मैं समझ गई थी कि अनन्या ने ये सब झूठ बोला है, लेकिन क्योंकि मेरे पास भी कोई सबूत नहीं था कि सच में अनन्या के कोई पैसे चोरी नहीं हुए हैं, इसीलिए उस वक्त मैंने इस मामले को जब बढ़ता हुआ देखा
तो मैं उन दोनों लड़कियों को प्रिंसिपल ऑफिस लेकर गई, जिस पर प्रिंसिपल मैम ने अनन्या को तो समझा बुझाकर वापस क्लासरूम में भेज दिया, लेकिन साक्षी अभी भी अपना बैग चेक करवाने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर साक्षी के बैग में ऐसा क्या है कि वह अपना बैग किसी को भी दिखाने को तैयार नहीं है। उसकी ज़िद की वजह से प्रिंसिपल मैम को गुस्सा आ गया और फिर जब उन्होंने साक्षी से ये कहा कि अगर उसने अपना बैग चेक नहीं करवाया तो वह उसके पापा को कल ही यहाँ पर बुलाएंगी। इस बात से साक्षी बुरी तरह से डर गई और अपना बैग चेक करवाने के लिए तैयार हो गई। मैंने जैसे ही साक्षी का बैग खोल कर देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि उसके बैग में कुछ अजीब से तेल की 2 बोतलें रखी हुई थीं। इसके अलावा उसके बैग में सिर्फ कॉपी किताबें थीं और कुछ भी नहीं था। ये तो साबित हो गया था कि साक्षी ने कोई पैसे चोरी नहीं किए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये तेल की बोतलें किस चीज़ की थीं। हमने जब साक्षी से पूछा तो वह पहले तो थोड़ा सा घबरा गई, फिर कहने लगी कि दरअसल वो मेरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जब पिछली बार मेरे पापा मुझसे मिलने के लिए आए थे तो वह मेरे लिए ये आयुर्वेदिक तेल की बोतलें ले आए थे। इससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। उसके बात करने के अंदाज से मैं समझ गई थी कि साक्षी ज़रूर कुछ छुपा रही है। मैंने उन बोतलों को गौर से देखा तो मुझे वह तेल बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन उस वक्त हमने उसे वहाँ से जाने दिया। प्रिंसिपल मैम ने भी उसकी बातों पर विश्वास कर लिया था, लेकिन मुझे साक्षी पर शक हो गया था। मेरा दिमाग बार बार इस बारे में सोच रहा था कि साक्षी आखिर इस तेल का क्या इस्तेमाल कर रही है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी रात को जब मैं इस सब के बारे में सोचते हुए बालकनी में टहल रही थी, तभी तकरीबन 12 बजे के आसपास मैंने फिर से एक लड़की को दीवार की तरफ जाते हुए देखा। इस बार मैंने फुर्ती दिखाई और मैं तुरंत ही तेज़ी से गेट से बाहर निकली। मैंने सोचा कि मैं इस लड़की का वहाँ तक पीछा करूँगी जहाँ तक ये जा रही है, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आखिर ये लड़की कौन है और ये किस काम से हर रोज़ हॉस्टल से बाहर जाती है। काफ़ी दूर तक चलने के बाद वह लड़की एक बड़े से होटल के सामने जाकर रुकी और वहाँ पहुँचते ही उसने अपनी शॉल से नीचे अपना हाथ किया और फिर तो मैं दंग रह गई, क्योंकि उसने जब अपना हाथ नीचे किया तो उसने एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में 2 बोतलें पकड़ी हुई थीं और वह बोतल और कोई नहीं, वही थी जो आज सुबह मैंने साक्षी के बैग में देखी थी। उनमें तेल भरा हुआ था। इसके बाद वह लड़की बड़ी फुर्ती से होटल के अंदर चली गई। अब मैं समझ चुकी थी कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि साक्षी ही है। लेकिन साक्षी इतनी रात को अकेले इस तेल को लेकर आखिर इस होटल में करने क्या आई है, वह सब सोचते हुए मैं इतना खो गई कि मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रही कि मुझे अभी भी साक्षी का पीछा करना था और ये देखना था कि आखिर वह यहाँ करने क्या आई है। इस सब के चक्कर में साक्षी किस तरफ चली गई मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने उस वक्त रात में पहने जाने वाले कपड़े पहने हुए थे, इसीलिए इतने बड़े होटल में अंदर जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं वहाँ से उल्टे पैर वापस लौट आई। लेकिन अब मुझे ये जानना था कि आखिर साक्षी ये सब कर क्या रही है। मेरे मन में हजारों सवाल आने लगे। आखिर एक 16 साल की लड़की इतने बड़े होटल में आधी रात को तेल लगकर क्या कर रही होगी। इसका इशारा तो मुझे गलत तरफ ही मिल रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठने लगा कि कहीं साक्षी किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़ी है, क्योंकि एक तो उसे ना तो कभी माँ का प्यार मिला और ना ही अपने पिता का। और जिन बच्चों को जब अपने ही माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है और उनका कोई भी अच्छा दोस्त नहीं होता है, तो वह अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और फिर वह प्यार की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते हैं, जिसकी वजह से कई बार वह गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। उनकी समझ काम नहीं कर रही होती है और ऐसे बच्चों को भटकाना किसी के लिए भी बहुत आसान होता है। अब मुझे लगने लगा था कि साक्षी ज़रूर कोई ऐसा काम कर रही है जिसके बारे में अगर किसी को भी पता चल गया तो ना सिर्फ उसकी बहुत बदनामी होगी बल्कि हमारे स्कूल की भी बहुत बदनामी होगी। ये सब सोचकर मुझे बहुत डर लगने लगा था, लेकिन मैं साक्षी से सामने से इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसे इस बात का जरा सा भी शक हो कि उसकी हरकतों के बारे में इस स्कूल में कोई जान गया है। क्योंकि मुझे अभी भी ये नहीं पता था कि साक्षी उस होटल में आखिर किससे मिलने जा रही है। मैंने फैसला किया कि अब मैं मौका पाते ही साक्षी के सामान की तलाशी लूँगी।
लेकिन मुझे मौका मिल ही नहीं पा रहा था। पर बहुत जल्द ही 1 हफ्ते के बाद मुझे ये मौका मिल गया। उस दिन मेरे 2-3 पीरियड फ्री थे और जब मैं क्लास में जाकर मैंने ये चेक कर लिया कि साक्षी क्लास में बैठी हुई है, तो मौका पाते ही मैं चुपके से उसके कमरे में चली गई। वहाँ जाकर जब मैंने उसका सारा सामान खंगाल डाला तो मुझे उसमें से कुछ भी नहीं मिला। इससे मैं बहुत निराश हो गई। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि साक्षी कोई भी ऐसी वैसी चीज़ अपने स्कूल बैग में ही रखती है और इसी वजह से वह अपने स्कूल बैग को कभी भी किसी को हाथ तक नहीं लगाने देती। अब मुझे कैसे भी करके उसके स्कूल बैग की तलाशी लेनी थी, लेकिन आखिर उसे बिना पता चले मैं उसके स्कूल बैग तक कैसे पहुंचूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया। जैसे ही छुट्टी हुई मैंने एक बच्ची से कहलवा कर साक्षी को अपने रूम में बुलवाया। जब वह मेरे पास आई तो मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरा बीपी लो हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना दोगी? मेरी इस बात पर साक्षी खुशी खुशी तैयार हो गई। उसने अपना बैग वहीं कुर्सी पर रखा और वह अंदर किचन में मेरे लिए कॉफ़ी बनाने के लिए चली गई। यही मेरे लिए सही मौका था। मैंने जब ये देखा कि वह अंदर किचन में कॉफ़ी बनाने में बिजी है तो मैं तुरंत ही झटके से उसके बैग को खोला। पहली चैन में तो मुझे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैंने लास्ट वाली चैन खोली तो मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि उसमें जो कपड़े रखे हुए थे उन्हें देखकर मुझे शर्म सी आने लगी थी, जिन्हें देखकर मेरा शक यकीन में बदल चुका था कि साक्षी के कदम बहक चुके हैं। वह एक गलत रास्ते पर चल पड़ी है, क्योंकि ऐसे कपड़े तो एक इज्जतदार लड़की सिर्फ और सिर्फ अपने पति के सामने ही पहन सकती है। इसके अलावा बेशर्म लड़कियों के तो कहने ही क्या, वह तो कभी भी किसी के भी सामने इस तरह के कपड़ों को आराम से पहन सकती हैं। लेकिन मुझे साक्षी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि साक्षी के बैग में मुझे ऐसी ड्रेस मिली है। मेरे पैरों तले से तो ज़मीन ही निकल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की इतना कैसे बिगड़ सकती है और ये सब कुछ क्यों कर रही है। क्या इसे अपनी इज्जत की ज़रा भी परवाह नहीं है, या फिर ये अपने पिता से बदला लेने के लिए उनकी इज्जत पर इस तरह से दाग लगाने की कोशिश कर रही है। मैं अभी यही सब सोच रही थी कि तभी मुझे साक्षी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने तुरंत ही उस ड्रेस को वापस उसके बैग में रख दिया और चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद साक्षी वहाँ से चली गई थी, लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। कहीं ना कहीं मुझे साक्षी से लगाव था और मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा था कि एक अच्छी खासी बच्ची ऐसी हरकतें कर रही है जिसकी कल्पना मैं सपने में भी नहीं कर सकती। वह अभी सिर्फ 16 साल की थी और अगर उसके साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो ना जाने क्या होगा। वैसे ही उसके जीवन में उसे जो भी दुख और तकलीफ़ें मिली हैं वह क्या कम हैं, जो वह अपनी मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ा रही है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब साक्षी पूरा टाइम हॉस्टल में ही रहती है तो फिर आखिर ऐसा कौन सा शख्स है जिसके साथ मिलकर वह यह सब कर रही है। आखिर इतने बड़े होटल में कौन है जो उसे हर रोज़ बुला रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इस बारे में प्रिंसिपल मैडम को बताती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं उन्हें बता देने से ये मामला और भी ज़्यादा ना बिगड़ जाए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं साक्षी को इस गलत रास्ते से प्यार से समझा बुझाकर वापस लौटा दूँ। प्रिंसिपल मैडम को बताने का मतलब ये था कि साक्षी की इन हरकतों के बारे में उसके घर वालों को सारी जानकारी मिल जाती और फिर तो उसकी सौतेली माँ उस पर और भी ज़्यादा हावी हो जाती, जिससे उसके बिगड़ने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते। फिर तो शायद ही है जो साक्षी कभी मेरे समझाने पर भी इस गलत रास्ते को छोड़ती। उसी रात मैंने आधी रात होने से पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। मैं तैयार होकर बालकनी के कोने में छुपकर साक्षी का ही इंतज़ार करने लगी। वह जैसे ही ग्राउंड में आई और दीवार के पास पहुंचने वाली थी, मैं तुरंत ही नीचे पहुंच गई। लेकिन मुझे बहुत सावधानी बरतनी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि साक्षी को जरा सी भी भनक पड़े कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ। आधे घंटे के बाद ही मैं एक बार फिर से उस बड़े से होटल के बाहर खड़ी थी और साक्षी होटल में अंदर जा रही थी। अंदर पहुँचते ही उसने 2nd फ्लोर की लिफ्ट की। मैं सीढ़ियों से चढ़ती हुई जल्दी से उसके पीछे पहुँची, लेकिन जब तक मैं पहुँची वह लिफ्ट से बाहर निकलकर आगे बढ़ चुकी थी। पर मैंने उसे एक रूम के अंदर जाते हुए देख लिया था। मैं जैसे ही उस रूम के बाहर पहुँची तो मैंने देखा कि उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। शायद साक्षी जल्दबाजी में रूम का दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। थोड़ी ही देर के बाद
उस रूम के अंदर से साक्षी की आवाज़ के साथ साथ एक आदमी की आवाज़ भी आने लगी, जिससे अब मेरा शक यकीन में बदल गया था कि वह यहाँ किस लिए आई है। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मैं यही सोचने लगी कि साक्षी को ये सब करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई। मैंने जैसे ही थोड़ा सा झांक कर अंदर कमरे में देखा तो अंदर का नज़ारा देख करके मेरे तो होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि अंदर मैंने एक आदमी को बिस्तर पर लेटे हुए देखा और वह उस वक्त जिस हालत में था मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। वह आदमी बेशर्मी की सारी हदें पार करके ऐसे ही साक्षी के सामने लेटा हुआ था। साक्षी वहाँ जिस मकसद से आई हुई थी वह जैसे ही उस मकसद को पूरा करने के लिए आगे बढ़ी, मुझसे रहा नहीं गया और मैं गुस्से में दंदनाती हुई अंदर कमरे में पहुँच गई। मुझे देखते ही उस आदमी और साक्षी दोनों के ही होश उड़ गए। मैंने तुरंत ही साक्षी के हाथ से वह तेल की शीशी लेकर एक साइड में फेंक दी और खींचकर उसके गाल पर तमाचा मारा। मैंने उससे कहा कि मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। तुम्हारे जैसी लड़कियां अपने माँ बाप का नाम खराब करती हैं। मुझे उस रूम में देखते ही उस आदमी ने तुरंत ही अपने ऊपर चादर डाली और वह हक्का बक्का सा हम दोनों को देखने लगा। मैंने साक्षी को खरी खोटी सुनाती जा रही थी और वह फूट फूट कर रो रही थी। काफ़ी देर तक जब मैं उसे सुनाती रही और खुद भी रोने लगी, तब जाकर साक्षी ने मुझसे कहा कि मैडम आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने उससे कहा कि झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, इसके बावजूद भी तुम मुझे गलत साबित कर रही हो और कह रही हो कि मैंने जो कुछ भी देखा है वह सब सच नहीं है। मेरे इतना कहते ही वह आदमी मुझसे कहने लगा, जी मैडम, आप जो कुछ भी समझ रही हैं वह बिल्कुल गलत है। आप एक बार इत्मीनान से मेरी बात तो सुनिए। मैंने उस आदमी की तरफ पलट कर देखा। उस आदमी की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ इस तरह की हरकत करते हुए? इस पर वह आदमी कहने लगा, आप जो भी सोच रही हैं वह बहुत गलत सोच रही हैं। एक बार आप मेरी बात तो सुनिए। लेकिन मैं उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी कि तभी उस आदमी ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से से चादर को हटाया और उसने कहा, एक बार ध्यान से मुझ पर नज़र तो डालिए। उसके कहने पर मैंने जब उसे ध्यान से देखा तो मुझे उसके शरीर पर कई जगह पर ढेर सारी खाल उतरी हुई दिखाई दी, जिसमें से ममाद सा निकल रहा था, जो देखते ही मुझे अजीब सी घिन सी आने लगी। मैंने उससे कहा कि आखिर ये सब क्या है? तो वह कहने लगा कि यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद साक्षी ने वहीं मुझे एक कोने में बिठाया। फिर वह बोली, मैडम आप जानना चाहती हैं ना कि मैं आखिर यहाँ पर क्या कर रही हूँ? तो सुनिए, अभी कुछ महीनों पहले मेरी सौतेली माँ मुझसे पहली बार मिलने के लिए आई थी। उन्हें जब मैंने स्कूल में देखा तो मैं खुद दंग रह गई थी कि आखिर मेरी सौतेली माँ मुझसे मिलने कैसे आ सकती है। लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे जो खबर सुनाई उसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। उन्होंने बताया कि मेरे पापा को कैंसर हो गया है। अगर उनका जल्द से जल्द अच्छा इलाज नहीं हुआ तो वह बहुत जल्द ही हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले जाएंगे। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी सौतेली माँ ने तो पूरी तरह से अपने हाथ खड़े कर दिए। वह कहने लगी कि उनके पास पापा के इलाज के कोई पैसे नहीं हैं और बस अपनी मजबूरी बताकर वह मेरे पास से चली गई। मैं भले ही अपने पापा से नाराज़ हूँ, लेकिन वह मेरे पापा हैं और मैं उनसे प्यार करती हूँ। मेरे पास उनके अलावा इस दुनिया में अब और कोई भी नहीं है। अगर मैं उन्हें भी खो देती तो मेरे पास अपना कहने के लिए कोई नहीं बचता। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं उनके इलाज के पैसे कहाँ से लेकर आऊँ। अभी तो मैंने ऐसी कोई पढ़ाई भी नहीं की है जिससे मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। मैं अपने पापा की टेंशन की वजह से दिन रात बहुत परेशान रहने लगी थी और भगवान से दुआ करती थी कि वह मुझे कोई रास्ता दिखाएं। फिर एक दिन जब हम सभी लड़कियां अपना ज़रूरी सामान को खरीदने के लिए वार्डन मैडम के साथ मार्केट गए हुए थे, इसी दौरान एक लड़की की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और उसे हम लोग तुरंत ही वहाँ से अस्पताल में ले गए। इधर उसका डॉक्टर चेकअप कर रही थी और हम लोग बाहर इंतज़ार कर रहे थे। तभी मैंने एक केबिन से कुछ तेज़ तेज़ आवाज़ें आती सुनी। मैंने जब वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर जो नर्स थी वो बहस कर रही थी कि मैं इस आदमी की मालिश नहीं कर सकती, मुझे इससे बहुत घिन आती है। वहाँ पर वह लोग उसे समझा रहे थे कि तुम जितना पैसा चाहे तुम्हें उतना पैसा मिल जाएगा,
लेकिन बस ये काम कर दो। पर उस नर्स ने इस काम को करने से साफ इनकार कर दिया। वह डॉक्टर बहुत निराश हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया कि आखिर मामला क्या है। मैंने जब डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक मरीज है जिसको बहुत बुरी तरह से बॉडी में एलर्जी है, इतनी कि जख्मों से ममाद निकलता है जिससे हर किसी को उससे घिन आती है। लेकिन उसका इलाज सिर्फ ये तेल है। इस तेल से उसकी लगातार मालिश अगर होती रहेगी तो वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी मालिश करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मैंने जब डॉक्टर से कहा कि अगर मैं उसकी मालिश कर दूं तो क्या आप मुझे उसके बदले में पैसे देंगे। इस पर वह डॉक्टर राजी हो गए और उन्होंने मुझे फिर इनसे मिलवाया। मैंने जब इनसे बात की तो मुझे पता चला कि उनके 2 बेटे हैं और ये एक करोड़पति इंसान हैं। इन्होंने अपने पूरे जीवन को बहुत अच्छे से जिया, लेकिन बुढ़ापे में आकर इन्हें ना जाने कहाँ से ये बीमारी लग गई और इस बीमारी के चलते ये पूरी तरह से घर पर बैठ गए। और फिर इस बात का फ़ायदा उनके दोनों बेटों ने उठाया। उन्होंने इनसे इनकी सारी जायदाद छीन ली। बस सिर्फ इस होटल को लेने से पहले ही इन्हें अपने बेटों की असलियत के बारे में पता चल गया था। इसीलिए आज उनके पास सिवाय इस होटल के और कुछ भी नहीं बचा है। उनके दोनों बेटे अपने बीवी बच्चों को लेकर विदेश चले गए हैं और इन्हें यहाँ अकेला छोड़ गए। उनकी कहानी सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। अभी तक मैं यही सोचती थी कि सिर्फ माँ बाप ही सौतेला व्यवहार करते हैं, लेकिन इन्हें देखकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ सौतेला व्यवहार किया करते हैं। इनकी और मेरी कहानी लगभग एक सी ही थी। इन्हें भी अपनों ने धोखा दिया था और मुझे भी। इन्होंने मुझे ये ऑफ़र दिया कि अगर मैं उनकी हर रोज़ मालिश कर देती हूँ तो ये मुझे महीने का 1 लाख रुपया देंगे। 1 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। इसे मैं अपने पापा का इलाज करवा सकती हूँ। इसीलिए मैंने फ़ौरन ही हाँ कर दी। लेकिन अब मुश्किल ये थी कि मैं हॉस्टल से हर रोज़ इनकी मालिश करने दिन में नहीं आ सकती थी। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं हर रोज़ रात को हॉस्टल से चुपके से निकलकर इनको इस होटल में आकर उनकी सेवा किया करूँगी, जिससे उनकी बीमारी भी दूर हो जाएगी और इधर मैं अपने पापा का भी अच्छा इलाज करा सकूँगी। ये तेल की बोतलें भी इनके लिए ही थीं, जिन्हें मैंने ही मेडिकल स्टोर से ख़रीदा था और यहाँ लेकर आया करती थी। इसीलिए ये उस दिन आपको मेरे बैग में मिली। मैंने साक्षी से कहा कि लेकिन एक दिन मुझे तुम्हारे बैग में एक ड्रेस मिली थी जो कि बिल्कुल भी देखने में ठीक नहीं थी। इस पर साक्षी कहने लगी कि दरअसल वो ड्रेस मेरी नहीं है। एक दिन जब मैं होटल से बाहर निकलकर वापस हॉस्टल जा रही थी तभी मुझे एक लड़की मिली। वह मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं उसकी इस ड्रेस को अपने पास कहीं छुपा लूँ, क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स को उसकी ड्रेस के बारे में पता चल गया तो वह उसकी बहुत पिटाई कर देंगे। उसके आंसू देखकर मैं पिघल गई और मैंने उस ड्रेस को अपने बैग में रख लिया। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे वह ड्रेस वापस करती, वह अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ से चली गई। मैं उस ड्रेस को अपने सामान में कहीं रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर मेरे रूम की किसी भी लड़की के हाथ में वह लग जाती तो शायद ही है जो कोई मेरा इस बात का यकीन करता कि वह ड्रेस मेरी नहीं है। इसीलिए मैंने उसे अपने बैग में ही छुपा लिया, क्योंकि मैं अपने बैग को हमेशा अपने पास ही रखती थी। तो मुझे इस बात की तसल्ली थी कि उसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा और एक दिन मौका पाकर मैं उस ड्रेस को कहीं बाहर जाकर फेंक दूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप उस ड्रेस को देख लेंगी और मुझे गलत समझेंगी। उस होटल का मालिक मुझसे कहने लगा, मैडम ये बच्ची बहुत नेक है। इसने मेरे लिए जो किया है वह मेरे बच्चों तक ने नहीं किया। मेरे जीवन की इतनी बड़ी मुश्किल में इसने मेरा साथ दिया है, मेरी सेवा की है। इसीलिए भगवान के लिए इस लड़की को गलत मत समझिए। सारी सच्चाई जानने के बाद मुझे खुद पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने साक्षी के बारे में ऐसा सोचा। मैंने साक्षी से कहा कि लेकिन अब तुम आज के बाद यहाँ रात में नहीं आओगी, बल्कि प्रिंसिपल मैडम से इस बारे में मैं खुद बात करूँगी और स्कूल के बाद शाम को यहाँ आकर तुम अपनी ड्यूटी पूरी कर सकती हो और अपने पिता के प्रति अपना फ़र्ज निभा सकती हो। इसके बाद जब मैं प्रिंसिपल मैडम से बात कर ली थी तो उसके बाद साक्षी आराम से उस होटल के मालिक का इलाज करने के लिए चली जाती थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद साक्षी तो वहाँ से चली गई, लेकिन मैं उससे हमेशा टच में रही। साक्षी ने अपनी बेटी होने का फ़र्ज निभाया और अपने पिता का अच्छा इलाज करवा कर उन्हें बिल्कुल ठीक करवा लिया।
उस करोड़पति आदमी ने साक्षी के किए का एहसान का बदला उसकी ज़िंदगी को सफल बनाकर किया। उस आदमी ने साक्षी की आगे की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाया और उसे शहर की मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी मिल गई। इसके बाद जब उस आदमी का देहांत हुआ तो उसने अपने उस होटल को साक्षी के नाम पर ही कर दिया। आज साक्षी न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी है, बल्कि उसके साथ साथ वह उस होटल की जिम्मेदारी को भी बहुत अच्छे से निभा रही है। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।